तो एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। एक कैपेसिटर जो डायरेक्ट करंट या डीसी को तो पूरी तरह से रोक देता है, वहीं ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी को अपने अंदर से गुजरने कैसे देता है। चलिए आज इसी के पीछे की पूरी कहानी समझते हैं। तो हमारा रास्ता एकदम साफ है। सबसे पहले हम देखेंगे कि डीसी और एसी में कैपेसिटर का बर्ताव इतना अलग क्यों है। फिर हम इस बात की तह तक जाएंगे कि करंट वोल्टेज से आगे क्यों चलता है। इसके बाद एक नया शब्द आएगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये क्या होता है, इसे समझेंगे। और हाँ, ये भी देखेंगे कि आखिर पावर का क्या होता है, एनर्जी जाती कहाँ है। और आखिर में इन सारी बातों को कुछ प्रैक्टिकल उदाहरणों से जोड़कर देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक बात से। क्या होता है जब एक कैपेसिटर को डीसी सोर्स से जोड़ा जाता है और क्या होता है जब उसे एक एसी सोर्स से कनेक्ट किया जाता है। देखिए, डीसी के केस में क्या होता है, करंट थोड़ी देर के लिए बहता है, कैपेसिटर चार्ज हो जाता है और बस खेल खत्म, करंट का बहना रुक जाता है। इसीलिए अगर कोई लैंप लगा हो तो वो नहीं जलेगा। लेकिन एसी के साथ कहानी बिल्कुल अलग है। यहां वोल्टेज लगातार अपनी दिशा बदलता रहता है, तो कैपेसिटर कभी चार्ज होता है, कभी डिस्चार्ज, और यह सिलसिला चलता रहता है। इसी वजह से करंट भी लगातार बहता रहता है और लैंप जलता रहता है। अच्छा, अब जरा और गहराई में उतरते हैं। यह समझना बहुत जरूरी है कि एक एसी सर्किट में जिसमें सिर्फ एक कैपेसिटर लगा हो, वहां वोल्टेज और करंट का रिश्ता कैसा होता है। तो हमारा जो एसी वोल्टेज सोर्स है वो एक सीधी लाइन की तरह नहीं होता। ये एक साइन वेव की तरह चलता है, मतलब लगातार ऊपर नीचे होता रहता है। और इससे हम इस इक्वेशन से दिखाते हैं, V बराबर Vm sin ओमेगा t। अब जब सर्किट के नियमों को लगाकर करंट के लिए इक्वेशन निकाली जाती है तो हमें कुछ बहुत ही दिलचस्प देखने को मिलता है। यह है करंट की इक्वेशन। अब इसमें सबसे जरूरी हिस्सा है आखिर का। ये जो प्लस π/2 है ना, यही सारी कहानी कहता है। इसका मतलब सीधा सा है, करंट और वोल्टेज ये दोनों साथ साथ नहीं चल रहे, इनके बीच एक डेकलाज है। करंट जो है वो वोल्टेज से π/2 रेडियन या कहें तो 90 डिग्री आगे चल रहा है। मतलब करंट हमेशा लीड में है। इसे ग्राफ पर देखें तो और भी साफ हो जाता है। देखिए, जब वोल्टेज अपनी जीरो वैल्यू से बढ़ना शुरू ही करता है, करंट उस वक्त पहले से ही अपने पीक पर यानी सबसे ऊंची वैल्यू पर पहुंच चुका होता है। ये जो टाइम का फर्क है, ये ठीक 1/4 साइकिल के बराबर होता है। इसे समझने का एक और बढ़िया तरीका है फेजर डायग्राम। इन घूमते हुए वेक्टर्स को देखिए, वोल्टेज का फेजर V और करंट का फेजर I। ये दोनों घड़ी की उल्टी दिशा में घूमते हैं और आप देख सकते हैं कि I वाला फेजर हमेशा V वाले फेजर से 90 डिग्री आगे रहता है। इससे एकदम साफ पता चलता है कि करंट लीड कर रहा है। तो सवाल ये उठता है कि अगर कैपेसिटर एसी को बहने देता है तो क्या कोई चीज उसे रोकती भी है? मतलब करंट को लिमिट क्या करता है? यहीं पर एक नया कॉन्सेप्ट आता है जो काफी कुछ रेजिस्टेंस जैसा ही है। अच्छा, ओम का नियम तो सबको पता है। एक रेजिस्टर के लिए करंट होता है वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, यानी IM = VM/R। अब जरा कैपेसिटर को देखिए, फॉर्मूला लगभग वैसा ही है, IM = VM और नीचे R की जगह एक नई टर्म है 1/ωc। तो ये जो चीज है यही कैपेसिटर की रुकावट है। एसी करंट के लिए इस खास तरह की रुकावट को ही हम कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इसे XC से दिखाते हैं। इसका फॉर्मूला है XC = 1/ωc। अब इसमें सबसे जरूरी बात क्या है, वो ये कि XC फ्रीक्वेंसी ओमेगा और कैपेसिटेंस C दोनों के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। मतलब अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो रुकावट कम हो जाएगी और अगर कैपेसिटेंस बढ़ाएंगे तब भी रुकावट कम हो जाएगी। ठीक है, करंट बह रहा है, रुकावट भी है। तो अगला सवाल मन में आता है कि क्या कैपेसिटर पावर भी इस्तेमाल कर रहा है, जैसे एक रेजिस्टर गर्म हो जाता है। चलिए एक पूरी साइकिल में एनर्जी का लेन देन देखते हैं। और इसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला है। एक आइडियल कैपेसिटर एक पूरी साइकिल में औसतन 0 पावर की खपत करता है। जी हां, 0। लेकिन ऐसा होता कैसे है? देखिए, यह एनर्जी के लेन देन का एक बहुत ही खूबसूरत साइकिल है। पहले क्वार्टर साइकिल में कैपेसिटर सोर्स से एनर्जी लेकर चार्ज होता है, पावर पॉजिटिव है। अगले क्वार्टर साइकिल में वो सारी स्टोर की हुई एनर्जी सोर्स को वापस लौटा देता है, पावर नेगेटिव हो जाती है। फिर यही काम उल्टी दिशा में होता है, कैपेसिटर फिर से चार्ज होता है और फिर से डिस्चार्ज होकर एनर्जी लौटा देता है। तो नतीजा क्या हुआ? जितनी एनर्जी ली उतनी वापस कर दी। नेट पावर की खपत 0।
एनर्जी बस सोर्स और कैपेसिटर के बीच शटल करती रहती है। तो थ्योरी तो काफी समझ ली। अब देखते हैं कि असल में ये सब काम कैसे करता है। कुछ प्रैक्टिकल उदाहरण देखते हैं। एक बहुत ही सिंपल सा सर्किट लेते हैं। एक लैंप है और उसके साथ सीरीज में एक कैपेसिटर लगा है। अब सवाल यह है कि अगर हम कैपेसिटेंस की वैल्यू कम कर दें तो लैंप की रोशनी पर क्या असर पड़ेगा? तो देखिए, अगर डीसी सोर्स है तब तो लैंप जलेगा ही नहीं, क्योंकि करंट ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन एसी सोर्स के साथ लैंप जलता है। और अब अगर हम कैपेसिटेंस सी को कम करते हैं तो याद है ना हमारा फॉर्मूला, एक्सी बढ़ जाएगा, मतलब रुकावट बढ़ जाएगी। और जब रुकावट बढ़ेगी तो करंट कम हो जाएगा। नतीजा, लैंप की रोशनी कम हो जाएगी। चलिए अब फटाफट एक कैलकुलेशन करके देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास 15 माइक्रोफैरेड का एक कैपेसिटर है और उसे 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज के एसी सोर्सेज जोड़ा गया है। तो जब हम इन वैल्यूज को फॉर्मूले में डालते हैं तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC निकल कर आता है 212 ओहम। और इस रिएक्टेंस के हिसाब से सर्किट में बहने वाला RMS यानी औसत करंट होगा 1.04 एम्पियर, और जो पीक करंट होगा, मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, वो होगी 1.47 एम्पियर। और यहां से एक बहुत जरूरी बात निकल कर आती है, अगर हम फ्रीक्वेंसी को 2 गुना कर दें तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस आधा हो जाएगा, और क्योंकि रुकावट आधी हो गई तो करंट 2 गुना हो जाएगा। मतलब हाई फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल को कैपेसिटर कम रुकावट देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि कैपेसिटर की ये जो खासियत है कि वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए अलग अलग रुकावट देता है, ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत काम की चीज है। इसी की वजह से ऑडियो इक्वलाइजर और रेडियो ट्यूनर जैसे डिवाइस काम करते हैं, जहां हमें कुछ फ्रीक्वेंसी को पास होने देना होता है और कुछ को रोकना होता है। तो ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर छोड़ जाता है, क्योंकि एक कैपेसिटर की रुकावट फ्रीक्वेंसी के साथ बदलती है, तो इसे हम कॉम्प्लेक्स सर्किट्स में अलग अलग सिग्नल्स को अलग करने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं।